हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर ज्योति मैम। तो इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे समान अध्ययन के टॉप 500 क्वेश्चंस के बारे में। और जिसका ये है पार्ट 5th वीडियो। तो इसके पहले की 4 वीडियो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें भी डिस्कशन किए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी जनरल स्टडीज यानी कि समान अध्ययन के क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा कि आपकी कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। इसके अलावा किस किस ने योगदान दिया, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था और इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था, जबकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को हानि पहुंचने के कारण फिरोज शाह ने 2 और मंजिल का निर्माण करवाया, जिससे कि अब कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल बन गई हैं। ठीक है, तो किस किस ने अपना योगदान दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका निर्माण काल में योगदान दिया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह पाया गया था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। इंडिका का मूल लेखक कौन था? इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि इंडिका का मूल लेखक था मेगास्थनीज। कौन था? तो मेगास्थनीज था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल था। इसका और एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश शासन के अधीन नियुक्त भारत का यह पहला वायसराय भी था। तो पहला वायसराय कौन था ब्रिटिश शासन के अधीन? ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसके अंतर्गत सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको नदी दी गई है, दूसरी तरफ उसके किनारे से शहर दिए गए हैं। तो आप लोग चारों ऑप्शन को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। तो प्रयागराज जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी ठीक है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये भी ठीक है। तो आपका जो गोरखपुर है वो कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो यही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग जरा कमेंट करके बताओ कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो किस वन में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एशिया महाद्वीप में इस टाइप के वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? तो मलेरिया, हैजा, हेपेटाइट्स और डिप्थीरिया 4 रोग आपको दिए गए हैं। इनमें से पूछा है कि कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि हेपेटाइटिस जो होता है वो वायरस के थ्रू होने वाला रोग है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो एचबीवी वायरस के द्वारा होता है। इसके कारण क्या होता है? तो लीवर में सूजन और जलन पैदा होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो कहलाता है पारिस्थितिकी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पारिस्थितिकी में जीव समुदाय और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भूमंडलीय हेक्टेयर जो होता है वो पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते एवं उनका भक्षण करते हैं?
तो ऐसी कौन सा तत्व है जिसकी कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीड़ों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर किस स्थानों पे पाए जाते हैं? जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? अगर ट्रेन स्थिर है और वो चलना आरंभ कर दी तो उसमें जो बैठे यात्री हैं उनका सिर पीछे की ओर झुक जाएगा, इसका कारण क्या होता है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ही, यानी कि इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई वायबल ना लगाया जाए। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह एक समान चाल से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई वायबल ना लगाया जाए। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व पर यानी कि इनर्शिया पर भी आधारित है। ओके, इसे जड़ता का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ही, यानी कि 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना करने का आदेश जो है वो पारित हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। ठीक है, तो अगर आपको 1862 भी कहीं ऑप्शन मिलता है तो आपको ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट कर देना है, क्योंकि निर्माण काल जो हुआ था वो 1862 में हुआ था, और जो संसद के द्वारा पारित हुआ था कि निर्माण होना है वो किया गया था 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको समिति दी गई है, दूसरी तरफ उसका सन दिया गया है कि वह कब पारित हुई थी। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति 1977 में पारित हुई थी, एकदम करेक्ट है। पीके थुंगन समिति 1988 में पारित हुई है, ये भी एकदम करेक्ट है। बीआर मेहता समिति 1951 में पारित नहीं हुई थी, इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यही गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो ये कब पारित हुई थी? 1957 में पारित हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद एलएम सिद्धि समिति जो है वो 1986 में पारित हुई थी, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आपको पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाइट माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं? तो व्हाइट माउंटेन कहाँ पे पाए जाते हैं? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट माउंटेन पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कहाँ पे? तो इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए। व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित हैं, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि केरल को क्या कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है मसालों का बागान। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं। किसकी? तो केरल में मसालों की कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए इसे मसालों का बागान कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इन लोगों की नियुक्ति की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देखिए। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 1 में किया गया है। तो ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 148 के फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी दल का नेता था? तो उग्रवादी दल का नेता कौन था? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि विपिन चंद्र पाल जो हैं वो उग्रवादी दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इन्होंने कब किया और किस एक्ट के तहत किया? तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योग के आविष्कारक थे, आपको यहाँ पे एडिशन का नहीं बताना है कि एडिशन के आविष्कारक कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है योग के आविष्कारक कौन थे।
तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महर्षि पतंजलि जो हैं वो योग के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है, योगा की बात की जा रही है यहाँ पे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन का आचार्य माना जाता है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दाराशिकों को किस स्थान पे दफनाया गया था? तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि दाराशिकों को दिल्ली में दफनाया गया था। दाराशिकों कौन था ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पवित्र पुस्तक है? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि यह पुस्तक है आर्य समाज की। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी एवं उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। किसके विचार? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार कहाँ पे वर्णित है? तो सत्यार्थ प्रकाश उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उसी में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वह कौन सा भारतीय है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भीमराव अंबेडकर ऐसे भारतीय हैं जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए अच्छे से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है और ये किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? तो इसको आप लोग बताइए। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह चलाया गया था पाकिस्तान के विरुद्ध। इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। कारगिल विवाद 1999 के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होती है भारत की जनता। क्यों होती है? क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होता है और इसलिए भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होती है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्ति की बात की गई है? अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत की समाप्ति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता समाप्ति की बात की गई थी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने की बात की गई है। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये रहे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी अभी तक चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।